वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम डिस्कस करेंगे सी एस आई आर नेट फैब 2025 के कुछ क्वेश्चंस अगेन। ठीक है, देखो फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहे हैं। कह रहे लेट डी जो हमें गिवन है एक सेट जो कंटेन करे कॉम्प्लेक्स नंबर को सच दैट कि मॉडुलस ऑफ सेट इज लेस देन 1। यानी ये डी है, ये मुझे क्या गिवन है, ओपन यूनिट डिस्क। ठीक है, एंड कह रहे कि एफ है वो डी से सी मुझे एक होलोमॉर्फिक फंक्शन है सच दैट एफ ऑफ जीरो इक्वल्स टू जीरो। एफ है वो डी से सी क्या जा रहा है, एक होलोमॉर्फिक यानी एनालिटिक फंक्शन हमें गिवन है। ठीक है, और कह रहा है कि उसके लिए एफ ऑफ जीरो है ना वो हमें जीरो के इक्वल गिवन है। लेट शाई जेड एक मैपिंग है जो क्या गिवन है, शाई जेड है वो मॉडुलस ऑफ एफ जेड का स्क्वायर गिवन है। ठीक है, एंड कह रहा है कि शाई जेड है ये हमारी लेप्लास इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रही है। ठीक है, ये हमारी लेप्लास इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रही है। तो हमसे क्या पूछ रहा है, कह रहा है इनमें से कौन से स्टेटमेंट फॉल्स है, इनमें से कौन से स्टेटमेंट गलत है। एफ कैन बी एक्सटेंडेड टू सी एज एन एंटायर फंक्शन। ठीक है, एफ मस्ट हैव इनफाइनाइटली मैनी जीरोस। एफ इज नॉट अ पोलिनोमियल या फिर एक्सपोनेंशियल एफ कैन नॉट टेक एवरी कॉम्प्लेक्स वैल्यू। यानी ई की पावर एफ अगर मैं करती हूँ तो क्या वो कॉम्प्लेक्स कोई मतलब सारी कॉम्प्लेक्स वैल्यू नहीं लेगा। ठीक है, तो उसके लिए देखो सबसे पहले अगर हमें कुछ भी इसके बारे में दिमाग में नहीं आता और हमें गिवन है कि एफ है ना वो डी से सी एक एनालिटिक हमें दे दिया। ठीक है, साथ में इसने ये बोल दिया कि एफ ऑफ जीरो है ना वो जीरो के इक्वल है। ठीक, तो मैं क्या कर लेती हूँ, यहाँ से अज्यूम कर लेती हूँ कि एफ ऑफ जेड है ना वो ही मेरे पास जीरो है। या तो आप अज्यूम कर सकते हो, नहीं तो इसको प्रूव भी किया जा सकता है कि एफ जेड होगा वो सिर्फ जीरो के इक्वल होगा, वो मैं बताऊंगी आगे। पहले इसको करते हैं। एफ ऑफ जेड है वो मेरा क्या हुआ, जीरो के इक्वल। ठीक है, अब अगर मैं ऐसा लेकर चलती हूँ तो देखो हमारा जो शाई जेड बनेगा वो क्या था, मॉडुलस ऑफ एफ जेड का स्क्वायर। यानी ये मेरे पास जीरो बन जाएगा। एंड अगर इजिली इसको देखा जाए तो ये मेरे पास लैप्लास इक्वेशन भी सेटिस्फाई करे। इसका मतलब सारी कंडीशंस हमारी सेटिस्फाइड है। ये हमारा शॉर्ट मेथड है। ठीक है, इससे हम ऑप्शंस डिस्कार्ड कर देंगे। तो देखो फर्स्ट ऑप्शन क्या कह रहा है, फर्स्ट ऑप्शन हमारा कह रहा है कि क्या f को एक्सटेंड किया जा सकता है टू सी एज एन एंटायर फंक्शन। f कैन बी एक्सटेंडेड टू सी एज एन एंटायर फंक्शन। बिल्कुल, एफ जेड इक्वल्स टू जीरो ये मेरे पास एक एंटायर फंक्शन ही तो होता है। हम्म, ये मेरे पास एक पोलिनोमियल है एंड ये मेरे पास कैसा है, एंटायर फंक्शन है। ठीक है, कांस्टेंट एंटायर फंक्शन। तो इसका मतलब फर्स्ट ऑप्शन हमारे पास करेक्ट है, लेकिन इसने फॉल्स पूछा है तो हम इसको टिक नहीं करेंगे। करेक्ट, एफ मस्ट हैव इनफाइनाइटली मैनी जीरोज इन डी। बिल्कुल, एफ डी के अंदर एफ के सारे जीरोज मतलब एफ जेड अगर जीरो के इक्वल है तो पूरी डी पे जीरो दे रहा है वो। ठीक है, इसका मतलब सेकंड ऑप्शन हमारा स्टेटमेंट करेक्ट है, बट फॉल्स पूछा है तो इसको टिक नहीं करेंगे। करेक्ट, एफ इज नॉट अ पोलिनोमियल। ऐसा तो गलत हो गया, एफ तो पोलिनोमियल है। एफ जेड इक्वल्स टू जीरो एक पोलिनोमियल होता है, कॉन्स्टेंट पोलिनोमियल, जीरो पोलिनोमियल जिसको बोलते हैं। तो इसका मतलब ये ऑप्शन हमारा करेक्ट होना चाहिए क्योंकि स्टेटमेंट इसने गलत बोली। और फोर्थ ऑप्शन कह रहे कि एक्सपोनेंशियल ऑफ एफ कैन नॉट टेक एवरी कॉम्प्लेक्स वैल्यू। बिल्कुल, अगर मैं यहाँ पे ई की पावर ऑफ एफ जेड निकालती हूँ यानी ई की पावर जीरो क्या आता है, वन के इक्वल आता है। अब ये मेरे पास क्या आया, वन के इक्वल आ गया, तो ये सारी कॉम्प्लेक्स वैल्यू तो नहीं ले रहा ना, सिर्फ वन ही वैल्यू ले रहा है। कॉम्प्लेक्स के अंदर तो बहुत सारे एलिमेंट्स है जो बच गए वन के अलावा, ये ओनली वन वैल्यू ले रहा है। तो इसका मतलब ये ऑप्शन इसने करेक्ट स्टेटमेंट करेक्ट बोली बट इसको टिक नहीं करेंगे। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, हमारे पास ये तीन स्टेटमेंट्स क्या हो गई, डिस्कार्ड हो गई एंड सी ऑप्शन करेक्ट आ गया। अब इसको अगर थ्योरेटिकली सोचे तो कैसा सोच सकते हैं, देखो यहाँ पे लेट कर लो कि एफ जेड है वो मेरे पास u प्लस आयोटा वी है। अब क्योंकि u प्लस आयोटा वी एफ जेड मेरे पास एक होलोमॉर्फिक फंक्शन गिवन था, है ना, होलोमॉर्फिक फंक्शन गिवन था, तो इसका मतलब यहाँ से हम क्या बोल सकते हैं कि हमारा ये जो u एंड v है ये क्या करेंगे, लेप्लास इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे, है ना, ये बोल सकते हैं ना। यानी u ऑफ एक्स एक्स प्लस में v ऑफ u ऑफ वाई वाई इक्वल्स टू जीरो। ठीक, एंड u ऑफ वाई वाई प्लस में v ऑफ यू v ऑफ एक्स एक्स प्लस में v ऑफ वाई वाई इक्वल्स टू जीरो, ये हमारी लेप्लास इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे। ठीक है, ये हमारे पास आ गया। अब हम चलते हैं आगे।
हमें जो शाई जेड गिवन था वो क्या गिवन था, मॉडुलस ऑफ एफ जेड का होल स्क्वायर। ठीक है, यहां से पुट कर देते यू प्लस में आयोटा वाई का होल स्क्वायर, मॉडुलस को ओपन करते तो यू स्क्वायर प्लस में वी स्क्वायर का रूट आता है, और स्क्वायर है तो स्क्वायर से रूट कैंसिल, यानी ये आया यू स्क्वायर प्लस में वी स्क्वायर शाई जेड। अब यहां से अच्छा एक चीज और यहां से ऑब्जर्व करना, इसने जो गिवन है वो एफ ऑफ 0 0 गिवन है, यानी यहां पे जब मैं x प्लस आयोटा वाई जो कि u प्लस आयोटा वी है उसको अगर मैं 0 0 पुट करती हूँ तो वो मुझे 0 मिलता है। ठीक है, यानी u प्लस आयोटा वी 0 मिलता है एट 0, जब x और y मेरा क्या हो 0 के इक्वल। ठीक है, तो ये कंडीशन हमारी गिवन है। ओके, अब हम चलते हैं आगे। शाई z हमारे पास क्या आ गया, यू स्क्वायर प्लस में वी स्क्वायर। अब इसने कंडीशन दी कि शाई z हमारा लेप्लास इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, यानी कर्ली स्क्वायर शाई अपोन में कर्ली एक्स स्क्वायर प्लस में कर्ली स्क्वायर शाई अपोन में कर्ली वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 0। इसको क्या करते हैं, यहाँ से ये जो गिवन है इसको पहले x के विद रिस्पेक्ट टू डिफरेंशिएट करते हैं, तो कितना आएगा, देखो शाई हमारे पास कितना है यू स्क्वायर प्लस में वी स्क्वायर। अब हमें पता है कि यू एंड वी दोनों ही मेरे पास एक्स और वाई के फंक्शंस होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करते हैं, कर्ली शाई बाय कर्ली एक्स, टू यू इसका होगा तो यू एक्स, ठीक है, प्लस में टू वी ऑफ वी एक्स। अगेन अगर इसका करते हैं कर्ली स्क्वायर शाई बाय कर्ली एक्स स्क्वायर, तो ये आता है टू ऑफ यू यू एक्स एक्स, ठीक है, इसका डिफरेंशिएशन प्लस में टू यू एक्स एज इट इज इसका, तो यू एक्स का होल स्क्वायर आ जाएगा, प्लस में टू वी एज इट इज वी एक्स एक्स प्लस में टू ऑफ वी एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है, ये हमारे पास आया। सिमिलरली अगर आप कर्ली स्क्वायर शाई बाय कर्ली वाई स्क्वायर निकालते हैं तो वहां से क्या आता है टू, अब क्योंकि y के विद रिस्पेक्ट टू डिफरेंशिएशन हो रहा है तो टू ऑफ यू वाई वाई प्लस में टू यू वाई का स्क्वायर प्लस में टू ऑफ यू वी वी वाई वाई प्लस में टू वी वाई का होल स्क्वायर। क्या करना है, इन दोनों को ऐड करना है, इन दोनों को क्या करना है, ऐड करना है ना, इन दोनों को क्या करना है, ऐड करना है। तो कितना आएगा, यहां से देखो ऐड करने के बाद मैं डायरेक्ट कर रही हूँ, जो मैंने ऊपर बताया कि यू और वी हमारे पास लैपलास इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे, तो जब इन दोनों को ऐड करेंगे तो देखो यू एक्स एक्स प्लस में यू वाई वाई 0 हो जाएगा, तो ये ऐड करने के बाद 0, ये खत्म ये खत्म। सिमिलरली इनको ऐड करने के बाद ये भी खत्म ये भी खत्म। अब बचता है टू ऑफ यू एक्स का होल स्क्वायर प्लस में टू ऑफ वी एक्स का होल स्क्वायर, टू ऑफ यू वाई का होल स्क्वायर, टू ऑफ वी वाई का होल स्क्वायर, यानी इसको यहाँ पे पुट कर दो, है ना, ये हमारा 0 के इक्वल आना चाहिए। क्या बचता है, टू ऑफ यू एक्स का होल स्क्वायर, टू ऑफ यू वाई का होल स्क्वायर, टू ऑफ वी एक्स का होल स्क्वायर, टू ऑफ वी वाई का होल स्क्वायर, 0 के इक्वल आने चाहिए। अब ये देखो सारे स्क्वायर है, किन्हीं भी नंबर का स्क्वायर अगर 0 के इक्वल आ रहा है इसका मतलब उन सबको 0 होना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ से इंप्लाई करता है यू एक्स का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 0, यानी यू एक्स इक्वल्स टू 0, यू एक्स इक्वल्स टू 0, यू वाई इक्वल्स टू 0, वी एक्स इक्वल्स टू 0 एंड वी वाई इक्वल्स टू 0। ठीक है, यहां से देखो डिफरेंशिएशन, अगर यू एक्स मेरे पास 0 है, यानी यू को अगर मैं एक्स के विद रिस्पेक्ट टू डिफरेंशिएट कर रही हूँ तो ये मेरे पास 0 आ रहा है, यानी यू कहीं ना कहीं मेरे पास वाई का फंक्शन रहा होगा। यहाँ पे अगर देखते हैं यू वाई को अगर मैं 0 कर रही हूँ तो इसका मतलब यहाँ से ये x का फंक्शन निकल रहा है। सिमिलरली यहाँ से एक बार y का फंक्शन निकलेगा, एक बार x का फंक्शन निकलेगा। ठीक है, अब एक चीज देखो, एक बार यू एक्स का फंक्शन निकल रहा है, एक बार वाई का फंक्शन निकल रहा है, इसका मतलब यहाँ पे ये चीजें तो ट्रू नहीं होंगी एक साथ। ये तभी ट्रू हो सकता है जब यू मेरा पूरी तरीके से 0 हो एंड सिमिलरली वी भी पूरी तरीके से 0 हो। दिस इम्प्लाइज एफ ऑफ जेड इक्वल्स टू 0, क्योंकि u भी 0 v भी 0, इसका मतलब ये हमारे पास था क्या, u प्लस में आयोटा v तो लिया था, ये भी 0 ये भी 0, तो एफ जेड पूरा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, और ये हमारी कंडीशन भी सेटिस्फाई कर रहा है, 0 पे 0 वैल्यू दे रहा है। ठीक है, इसका मतलब यहाँ से प्रूफ किया जा सकता है कि एफ जेड मेरे पास होगा तो वो 0 के इक्वल ही होगा, तो वहां से भी ऑप्शंस डिस्कार्ड हो जाएंगे ऐसे ही। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कह रहे हैं कि कंसिडर द बाइलिनियर फॉर्म बी है जो R4 से R4 जा रही है। ठीक है, R4 क्रॉस R4 से R पे जा रही है। ठीक है, डिफाइंड बाय कि एफ बी ऑफ एक्स वाई है वो हमें गिवन है x1y3 प्लस x2y4 माइनस x3y1 एंड x2y2। ठीक है, x4y2। अब
ये x1 x2 x3 x4 और y1 y2 y3 y4 ये हमें R4 के वेक्टर्स गिवन है। लेट कह रहा है कि A है ना, वो डिनोट कर रहा है द मैट्रिक्स ऑफ P विद रिस्पेक्ट टू द स्टैंडर्ड ऑर्डर्ड बेसिस ऑफ R4। B है वो हमारे पास क्या कर रहा है, R4 की जो स्टैंडर्ड ऑर्डर्ड बेसिस है उनके विद रिस्पेक्ट टू उसकी क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट कर रहा है B की। तो उसमें कह रहा है हमें इनमें से कौन सी चीज ट्रू होगी। अब उसके लिए देखो, सबसे पहले जो हमारे पास बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन होती है ना, वो ये होती है, ठीक है, वो हमारे पास ये होती है। अब यहाँ पे अगर ए मैट्रिक्स निकालना चाहे तो देखो, जो बी एक्स वाई गिवन है वो हमें गिवन क्या है, x1 y3, ठीक, x2 y4 माइनस में x3 y1 और माइनस में x4 y2, ये हमें गिवन है, ठीक है। ये हमें क्या गिवन है, बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन। अब इसके जो मैट्रिक्स होते हैं ना, वो ये रिप्रेजेंट करती है, देखो यहाँ पे x1 y1 x1 y2, ठीक है, x1 y3 x1 y4, मतलब ये मैट्रिक्स जो ए निकल कर आती है वो ये निकल कर आती है, ठीक है। और ये होती है यहाँ पे, ये x1 को फिक्स कर दिया, आपकी बार x2 को फिक्स कर दो, x2 y1 x2 y2 x2 y3 x2 y4, ठीक है। अब की बार x3 को फिक्स कर दो, x3 y1 x3 y2 x3 y3 और x3 y4। अब की बार x4 को फिक्स कर दो, x4 y1 x4 y2 x4 y3 एंड x4 y4, ठीक है। ये मैट्रिक्स होती है बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन की जो रिप्रेजेंट की जाती है, ठीक है। अब देखो यहां से जो ए मैट्रिक्स निकलेगी वो हमारे पास क्या निकलेगी, जो गिवन है उसमें क्या क्या गिवन है। देखो कोफिशिएंट्स जो x1 y3 हमारा कहाँ प्रेजेंट है, यहाँ पे प्रेजेंट है, उसका कोफिशिएंट 1 है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 0 0 1 0, ठीक है। सिमिलरली x2 y4 जो कि यहाँ पे प्रेजेंट है, ठीक है, सॉरी x2 y4 यहाँ पे प्रेजेंट है, उसका कोफिशिएंट भी 1 है, तो ये आ जाएंगे, बाकी सब 0 आ जाएगा, ठीक। फिर आता है x3 y1 हमारे पास क्या है ये, तो यहाँ पे आएगा -1 एंड x4 y2 कितना है ये, तो यहाँ पे भी आएगा -1, तो ये आएगा -1 0 0 0 0 -1 0 0। ये हमारे पास मैट्रिक्स बनी है बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन की, ठीक है। अब देखो बोल क्या रहा है, सबसे पहले तो डिटर्मिनेंट की बात पूछ रहा है कि डिटर्मिनेंट होगा ए का वो 0 होगा या -1 होगा, तो यहाँ पे आप डिटर्मिनेंट इजिली निकाल सकते हैं, इसको ये कैंसिल हो जाएगी, ठीक है, -1 बाहर रखो, ठीक है। अब इनको कैलकुलेट कर लो, ये 3 रो बची है, तो यहाँ से क्या करोगे, -1, ये कैंसिल और ये आ जाएगा 1 अंदर, तो ये अपने पास आ गया कुल मिला के +1, ठीक है। तो जो हमारे पास डिटर्मिनेंट बना ए का वो क्या बना, 1 के इक्वल। अब यहाँ पे इसने 0 बोला है तो ये गलत, और -1 बोला है तो ये भी गलत, ठीक है। कह रहा है कि बी एक्स एक्स इज नॉन जीरो फॉर ऑल नॉन जीरो एक्स बिलोंग्स टू R4। अगर मैं कोई भी नॉन जीरो वेक्टर लेती हूँ x, ठीक है, और उसको y की जगह भी रिप्लेस करवा देती हूँ इसमें, तो क्या ये मेरे पास 0 के इक्वल नहीं रहेगा क्या। एक बात देखो, यहाँ पे जो हमें गिवन था वो ये गिवन था, ठीक है। यहाँ पे अगर मैं इस y की जगह भी x कर देती हूँ, तो देखो यहीं पे देख लो, ये आएगा x1 x3 प्लस में x2 y2, सॉरी x2 x4 माइनस में, देखो ये x की जगह सिर्फ y की जगह x रिप्लेस हो रहा है, बाकी जो इसके सफिक्स है वो सेम रहेंगे, -x3 x1 एंड -x4 x2, ठीक है। अब क्योंकि ये x1 x2 x3 x4 ये रियल नंबर से, तो ये कैंसिल हो जाएंगे, ये भी कैंसिल हो जाएगा, तो ये हमें क्या मिल गया, 0, यानी बी एक्स एक्स निकालने पे 0 मिल गया, कोई भी वेक्टर अगर आप ले लोगे तो नॉन जीरो वेक्टर भी, तो यहाँ पे ये हमें क्या मिल गया, गलत, अगेन सी ऑप्शन भी गलत, डी ऑप्शन हमें करेक्ट मिल जाएगा। इसको चेक कर सकते हो, कोई भी नॉन जीरो वेक्टर लो, कह रहे कि एक्स है वो कोई भी नॉन जीरो वेक्टर है, तो क्या उसके लिए वाई एग्जिस्ट करेगा, जिसके लिए बी ऑफ एक्स वाई है वो मेरे पास नॉन जीरो होगा। तो यहाँ पे क्या करो, देखो ये मैट्रिक्स बनी है ए, ठीक है, यहाँ पे आप कोई भी नॉन जीरो वेक्टर ले लो, x1 x2 x3 x4 जो इसकी रिप्रेजेंटेशन है यहाँ पे, ठीक है, और y को कोई भी ले लो, मतलब y अपने आप मिल जाएगा अगर आप इसको नॉन जीरो लेकर चलोगे तो, ठीक है। तो हमें ऑलवेज एक x नॉन जीरो अगर लेके चलोगे तो कोई y ऐसा जरूर एग्जिस्ट करेगा जिसकी वजह से b ऑफ एक्स वाई नॉन जीरो होगा, क्योंकि यहाँ पे जो डिटर्मिनेंट है ना a का वो मेरे पास नॉन जीरो है, इसलिए, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट पे, देखो
कह रहे कि वी से दैट अ ग्रुप जी हैज अ प्रॉपर्टी ए। कह रहे कि हम बोलेंगे कि एक ग्रुप है ना जी, उसके पास ये प्रॉपर्टी ए रहेगी। ये प्रॉपर्टी ए क्या है कि इफ एवरी नॉन ट्रिवियल होमोमॉर्फिज्म फ्रॉम जी टू एनी ग्रुप इज इंजेक्टिव। कह रहे कि कोई भी मैं नॉन ट्रिवियल होमोमॉर्फिज्म ले लूं जो जी से किसी भी ग्रुप पे जाए, यानी मैंने जी से कोई भी ग्रुप पे, मान लो जी डैश पे जा रही है, तो ये मेरे पास क्या है, होमोमॉर्फिज्म है और कैसी है, वन वन यानी इंजेक्टिव। ठीक है, ठीक है, यानी कह रहा है कि मैं कोई भी नॉन ट्रिवियल होमोमॉर्फिज्म ले अगर जी से किसी भी ग्रुप पे, ठीक है, तो वो कैसी हो, इंजेक्टिव हो। अब एक बात देखो, इंजेक्टिव का मतलब क्या होता है, इंजेक्टिव का मतलब क्या होता है कि कर्नल ऑफ फाई हमारा क्या आता है, आइडेंटिटी के इक्वल। अगर कर्नल ऑफ फाई आइडेंटिटी आ जाता है तो मैं बोलती हूँ कि जो ये मेरी मैपिंग है, यानी एफ ले लो यहाँ पे ये मैपिंग, तो मैं बोलूंगी कि एफ मेरे पास इंजेक्टिव है। ठीक है, अब कर्नल ऑफ एफ अगर मेरे पास आइडेंटिटी आ जाए, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब जो कर्नल क्या होता है, देखो कर्नल जो होता है, अगर मेरे पास कर्नल ही आइडेंटिटी आ गया, कर्नल मेरे पास जब हम फैक्टर ग्रुप बनाते हैं, होमोमॉर्फिज्म से आगे बढ़ते हैं, आइसोमॉर्फिज्म के लिए चेक करते हैं, फर्स्ट थ्योरम लगाते हैं आइसोमॉर्फिज्म की, तो वहां पे हम ये फैक्टर ग्रुप यूज करते हैं जी अपॉन में कर्नल ऑफ एफ। ठीक है, तो अब ये जो कर्नल ऑफ एफ होता है ना, ये इस जी का नॉर्मल सब ग्रुप होना चाहिए। ठीक है, अब क्योंकि नॉर्मल सब ग्रुप की अगर बात करें तो वो ही मेरे पास आइडेंटिटी आ गया, इसका मतलब इस जी का नॉर्मल सब ग्रुप ट्रिवियल के अलावा कोई भी नहीं है। इसका मतलब नो नॉन ट्रिवियल नॉर्मल सब ग्रुप, क्योंकि देखो जब आइडेंटिटी ही हमें नॉर्मल सब ग्रुप मिल गया है ना, जब आइडेंटिटी ही नॉर्मल सब ग्रुप मिल गया, इसका मतलब आइडेंटिटी और जी के बीच में आने वाले जितने भी ग्रुप्स हैं वो इस जी के नॉर्मल सब ग्रुप नहीं बने, आइडेंटिटी ही बना। ठीक है, इसका मतलब यहां पे हमें एक चीज पता चल गई कि जी हैज नो नॉन ट्रिवियल, कोई भी नॉन ट्रिवियल नॉर्मल सब ग्रुप नहीं होगा। ठीक है, जी के पास कोई भी नॉन ट्रिवियल नॉर्मल सब ग्रुप नहीं होगा। अब चलते हैं ऑप्शंस पे। कह रहे कि द साइक्लिक ग्रुप ऑफ ऑर्डर 6, कह रहे कि जो ये ग्रुप है ये अगर प्रॉपर्टी ए रख रहा है तो इनमें से कौन सा ग्रुप है वो हमसे पूछ रहा है, तो क्या ये 6 ऑर्डर का साइक्लिक ग्रुप होगा। एक बात बताओ, Z6 की अगर मैं बात करूं तो इसका जितने भी सब ग्रुप्स बनते हैं वो सारे नॉर्मल होते हैं। साइक्लिक ग्रुप के एंड अबेलियन ग्रुप्स के जितने भी सब ग्रुप्स बनते हैं वो सारे नॉर्मल होते हैं। और इसके पास जो सब ग्रुप्स बनेंगे वो कौन कौन से बनेंगे, टू, आइडेंटिटी एक तो, टू, थ्री एंड खुद Z6, ये सारे इसके नॉर्मल सब ग्रुप होंगे। इसका मतलब इस आइडेंटिटी के अलावा इनके बीच में ये दो सब ग्रुप्स भी आ गए जो कि नॉर्मल है, तो इसका मतलब ये ग्रुप तो हमारा ए प्रॉपर्टी सेटिस्फाई नहीं कर रहा, क्योंकि उसके पास तो सिर्फ नॉन ट्रिवियल नॉर्मल सब ग्रुप, सॉरी ट्रिवियल नॉर्मल सब ग्रुप होने चाहिए। ठीक है, अब S5 की अगर बात करें तो S5 के पास एक A5 होता है जो इसका नॉर्मल सब ग्रुप होता है, तो इसका मतलब ये भी गलत। ठीक है, डाइहेड्रल ग्रुप की अगर बात करें 10 एलिमेंट्स के साथ यानी D5, ठीक है, तो इसके पास भी एक नॉर्मल सब ग्रुप होता है 5 ऑर्डर का, तो ये भी गलत। बचता है सिर्फ A5। A5 एक ऐसा ग्रुप होता है जिसके पास कोई भी नॉन ट्रिवियल नॉर्मल सब ग्रुप नहीं होता, ओनली ट्रिवियल नॉर्मल सब ग्रुप ये रखता है, हेंस हमारा सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो इसलिए हमारा जो जी होगा ना वो A5 के आइसोमॉर्फिक होगा, या मैं बोल सकती हूँ कि A5 ही होगा। A5 से जाने वाले जितने भी होमोमॉर्फिज्म होंगी किसी भी ग्रुप पे वो सारी इंजेक्टिव होंगी। ठीक है, यहाँ पे हमने यूज किया ये वाला। ठीक है, यहां से ये चीज हमने यूज किया और फिर हम इस कंक्लूजन पे पहुंचे। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट पे। देखो रियल एनालिसिस का क्वेश्चन है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो क्या कह रहा है कि कंसिडर द सीक्वेंस ए एन एंड बी एन डिफाइंड बाय ए एन, हमें इस तरीके से डिफाइंड है, एंड बी एन ए एन का यूज करके बनाई हुई है। ठीक है, हमसे क्या कह रहा है
कह रहे विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज ट्रू, इनमें से कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है कि फॉर ईच एक्स बिलोंग्स टू आर, जितने भी आर के अंदर एलिमेंट्स आ रहे हैं, कह रहे कि उनके लिए कोई मैं ऐसा n मुझे मिलेगा क्या जिसके लिए an है वो ग्रेटर देन x है। यानी अगर x को मैं कोई रियल नंबर चूज कर लूं, कोई भी रियल नंबर, तो मुझे एक n ऐसा जरूर मिल जाएगा जिसके लिए ये जो an मैं निकालूंगी वो ऑलवेज क्या हो, ग्रेटर देन x। या फिर कह रहे कि an इज लेस देन x। ठीक है, फिर इसने सेम बात bn के लिए बोली कि फॉर ईच x बिलोंग्स टू r, क्या मेरे पास कोई ऐसा n एग्जिस्ट करेगा जिसके लिए bn है वो ग्रेटर देन x है। और कह रहे कि फॉर ईच एक्स बिलोंग्स टू आर, क्या एक ऐसा एन एग्जिस्ट करेगा जिसके लिए बी एन मेरे पास क्या होगा, लेस देन एक्स होगा। सबसे पहले हम ए एन के ऊपर चलते हैं। ए एन हमें गिवन है ई की पावर एन प्लस में ई की पावर माइनस एन अपॉन में 2। ठीक है, इसको चेक करो कि ये मेरे पास कन्वर्जेंट है या फिर डाइवर्जेंट है। जो ए एन है वो कन्वर्जेंट है या डाइवर्जेंट है, इसको कैसे चेक करोगे? या तो आप इसको कोस हाइपरबोलिक एन की फॉर्म में देख लो, क्योंकि ये मेरे पास क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है। ठीक है, या तो आप इसको ग्राफिकल वे से चूज कर लो कि कोस हाइपरबोलिक एन का जो ग्राफ होता है वो कुछ ऐसा बनता है। ठीक है, अब इसने बात करी है सिर्फ किसकी, एन नेचुरल नंबर है। एन क्या है, नेचुरल नंबर है। तो जो हमारा ग्राफ बनेगा वो कैसा बनेगा, देखो कोस हाइपरबोलिक एक्स का जो जनरल ग्राफ होता है वो हमारे पास कुछ ऐसा होता है, वो फॉर ऑल रियल नंबर होता है। ठीक है, वो ऐसा होता है। ठीक है, और ये सारे रियल नंबर के लिए होता है। लेकिन n यहाँ पे हमें कैसा गिवन है, नेचुरल नंबर, तो वो टूट टूट के ग्राफ बनेगा, लेकिन बनेगा यहीं से। तो वो मान लो कुछ ऐसा बनेगा। ठीक है, मतलब नेचुरल नंबर्स पे वो ग्राफ बनेगा। ठीक, अब यहां से अगर आप ऑब्जर्व कर पाओ तो ये हमारा ऊपर को जाएगा। ठीक है, तो यहां से हम बता सकते हैं कि ए एन है वो मेरी डाइवर्जेंट है, और यहाँ पे डाइवर्जेंट है तो वो मेरी इन्फिनिटी को गई। इन्फिनिटी को गई तो वो किसी भी एक्स से छोटी नहीं होगी। अगर मैं एक्स कोई भी कह रहा है कि फॉर ईच, हर एक्स की अगर मैं बात करूं, हर एक्स को अगर मैं चूज करती हूँ तो वहां से मुझे कोई ए एन ऐसा नहीं मिलेगा जिससे वो लेस देन एक्स हो। ठीक है, मान लो एक्स को मैंने एक स्मॉल क्वांटिटी चूज कर ली। ठीक है, मान लो एक्स को मैंने क्या कर ली, एक स्मॉल क्वांटिटी चूज कर ली, क्योंकि इसने फॉर ऑल एक्स की बात करी है, तो यहाँ पे मैं एक्स को -1 ले लेती हूँ। तो क्या मेरे पास -1 से छोटा कोई ए एन एग्जिस्ट कर रहा है, नहीं कर रहा ना। -1 से छोटा कोई ए एन एग्जिस्ट नहीं कर रहा ना, क्योंकि ये तो मेरे पास कैसा जा रहा है, पॉजिटिव जा रहा है। तो इसका मतलब ये ऑप्शन हमारा हो गया गलत। ए ऑप्शन में देखो, कह रहे कि देयर एग्जिस्ट एन सच दैट ए एन इज ग्रेटर देन एक्स। बिल्कुल, एक्स को आप कोई भी नंबर चूज करोगे, फॉर ईच की अगर बात करिए तो रियल नंबर में से कोई भी नंबर आपने चूज किया, ठीक है, तो उसके लिए आपको एक ए एन ऐसा जरूर मिल जाएगा जो ग्रेटर देन एक्स हो, क्योंकि ए एन हमारा डाइवर्जेंट है। आप यहाँ पे मान लो कोई फाइनाइट क्वांटिटी चूज करते हो तो उससे बड़ी एक मिल जाएगी। यहाँ पे ए एन की वैल्यू है, ये एक्स की वैल्यू है। ठीक है, आपको ऑलवेज मिलेगी। आप यहाँ पे चूज करोगे उससे बड़ी ऑलवेज मिलेगी। क्यों? क्योंकि ए एन हमारा डाइवर्ज कर रहा है इसलिए। ठीक है, एंड पॉजिटिव में डाइवर्ज कर रहा है, तो यहाँ पे हमारा फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट। ठीक है, अगर आप इसको ऐसे नहीं देख सकते, ग्राफिकली वे से नहीं देख सकते, तो आप इसकी लिमिट कैलकुलेट कर लो। यहां से क्या करोगे आप, इसकी लिमिट कैलकुलेट करने के लिए e की पावर -n को कॉमन आउट ले लो, तो अंदर बचेगा e की पावर 2n प्लस में 1 अपॉन में 2। ये होगा e की पावर 2n प्लस में 1 अपॉन में 2 e की पावर n। एज एन टेंड्स टू इन्फिनिटी, इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्म बनेगी। एल हॉस्पिटल रूल अप्लाई कर दो, 2 e की पावर 2n अपॉन में 2 e की पावर n, 2 से 2 कैंसिल, ये आएगा e की पावर n। एज एन टेंड्स टू इन्फिनिटी, ये इन्फिनिटी को टेंड करेगा, इसका मतलब ए एन भी हमारा इन्फिनिटी को टेंड करेगा, तो यहां से भी आप देख सकते हो। ठीक है, तो इसका मतलब ये हमारा फर्स्ट ऑप्शन तो हो गया करेक्ट एंड सेकंड हो गया गलत। अब चलते हैं बी एन के ऊपर। बी एन हमारा क्या गिवन है, ए एन प्लस 1 अपॉन में ए एन, यानी e की पावर n प्लस 1 प्लस में e की पावर -n प्लस 1 अपॉन में 2 से 2 मैं कैंसिल कर दूंगी, e की पावर n प्लस में e की पावर -n, ये हमें गिवन है। ठीक है, अब यहाँ पे आपको चेक करना है कि बी एन हमारा कन्वर्ज करेगा, डाइवर्ज करेगा, क्या करेगा। सबसे पहले ये देखो कि यहाँ पे अगर n को आप स्मॉल से स्मॉल नंबर पुट करते हो, नेचुरल नंबर, तो वो हमारा 1 होगा। ठीक है, यहाँ पे क्या वैल्यू आएगी, जैसे आप पुट करते हो तो e2 माइनस प्लस में e माइनस का 2 अपॉन में e1 प्लस में e -1, यही आएगी। ठीक है,
क्या ये मेरे पास 0 है? नहीं है ना? इसका मतलब ये मेरे पास ऑलवेज पॉजिटिव है, ठीक है? भाई ये एक्सपोनेंशियल की पावर है, ये भी एक्सपोनेंशियल की पावर है, ये भी, तो ये ऑलवेज पॉजिटिव होगी। न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों पॉजिटिव है, इसका मतलब ये भी पॉजिटिव। तो बी एन ऑलवेज ग्रेटर देन 0 रहेगा। आप किसी भी एन के लिए चूज कर सकते हो। अगर आप 3 के लिए निकालोगे तो भी, 4 के लिए निकालोगे तो भी, जैसे एन बढ़ाते जाओगे तो ये हमारे पास क्या रहेगा, ऑलवेज पॉजिटिव रहेगा। तो इतनी बात तो क्लियर हो गई कि बी एन मेरे पास कैसा रहेगा, पॉजिटिव, ठीक है? यानी नेगेटिव तो ये कभी भी नहीं जाएगा, ठीक है? अब बात करते हैं बी एन कन्वर्ज किसको करेगा। तो उसके लिए बी एन जो था वो क्या गिवन था, e की पावर n प्लस वन प्लस में e की पावर माइनस ऑफ n प्लस वन अपॉन में e की पावर n प्लस में e की पावर माइनस n। इसको क्या करो, इसको क्या करोगे, यहाँ से अगेन e की पावर माइनस n प्लस वन कॉमन ले लो, तो अंदर बचेगा e की पावर 2n प्लस में 2 प्लस में 1 अपॉन में नीचे से भी e की पावर माइनस n कॉमन ले लो, तो अंदर बचेगा e की पावर 2n प्लस में 1, ठीक है? यहाँ से अगर आप इसको ऊपर लेकर जाते हो तो ये होता है ए की पावर माइनस एन माइनस वन, और ये आएगा प्लस का एन, और ये बचता है ए की पावर 2n प्लस में 2 प्लस में 1 अपॉन में ए की पावर 2n प्लस में 1, ठीक है? कैंसिल, ये आया 1 बाय ई की पावर 2n प्लस में 2 प्लस में 1 अपॉन में ए की पावर 2n प्लस में 1। एज एन टेंड्स टू इन्फिनिटी, ये तो कॉन्स्टेंट है, ये इन्फिनिटी ये भी इन्फिनिटी, अगेन इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्म, एल हॉस्पिटल रूल अप्लाई कर दो, ठीक है? e की पावर 2n प्लस में 2, 2 बाहर अपॉन में 2 e की पावर 2n, 2 से 2 कैंसिल, ये बचेगा e। जब आप इसको कैलकुलेट कर लोगे e की पावर 2n ऊपर जाएगा, ठीक है? 2n से 2n कैंसिल हो जाएगा, e स्क्वायर यहाँ से बचेगा और एक e नीचे भी है डिनोमिनेटर में, तो ये बचेगा ओवरऑल e के इक्वल। यानी bn है वो मेरा e को कन्वर्ज कर गया, ठीक है? अब ये देखना बाकी है कि bn e को तो कन्वर्ज कर गया, ठीक है? लेकिन मेरा क्या जो bn है वो इंक्रीजिंग है, डिक्रीजिंग है? चलो सबसे पहले ऑप्शंस पे जाते हैं, अगर इनसे काम बन जाता है तो ठीक है, नहीं तो फिर हमें इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग चेक करेंगे। तो ऑप्शन देखते हैं, bn हमारा क्या कर गया, e को कन्वर्ज कर गया, ठीक है? यानी वो कन्वर्जेंट बन गया। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि अभी मैंने बताया था, जब मैंने इस क्वेश्चन को शुरू किया था, कि अगर मेरे पास कोई भी कन्वर्जेंट होता है तो उस केस में आप x को उससे बड़ा नंबर चूज कर लो, ठीक है? जैसे आपको पता चला कि b है वो मेरा e को कन्वर्ज कर रहा है, bn, है ना? तो आपने e प्लस वन ले लिया x को, क्योंकि इसने फॉर ईच की बात करी है। तो क्या इस e प्लस वन के ऊपर कोई bn, कोई n मुझे ऐसा मिलेगा जिसके लिए ये e प्लस ये जो bn है ये मेरे पास क्या हो जाए, x से बड़ा? यानी आपने x को उससे भी बड़ा ले लिया, अब वो इसके अलावा यहाँ पे कन्वर्ज कर रहा है, ठीक है? लेकिन यहाँ पे ये बात है कि हमारा जो bn है वो इंक्रीजिंग ऑर्डर में जा रहा है या डिक्रीजिंग, ये हमें कंफ्यूज करेगा यहाँ पे, है ना? तो उसके लिए हम चेक कर लेते हैं कि bn हमारा इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है, यही बात है, ठीक है? अब क्योंकि जो एक्सपोनेंशियल फंक्शन होता है वो ऑलवेज क्या करता है, इंक्रीज करता है, ठीक है? यहाँ पे देखना, ये मेरे पास एक तरीके से देखा जाए तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, इसको जब हमने तोड़ा था तो ये बना था नीचे वाला, ठीक? तो ये तो बन गया था 1 बाय ई, ये हमारे पास bn निकल कर आया था, ठीक? इसको चेक करो कि ये इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है। अब सबसे पहली बात ये है कि यहाँ पे एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, ये सबसे पहली बात तो डिनोमिनेटर से बड़ा है, ठीक है? यहाँ पे भी प्लस वन ऐड हो रहा है, यहाँ पे भी प्लस वन ऐड हो रहा है। इसका मतलब जैसे जैसे आप इसके अंदर वैल्यूज पुट करते जाओगे ये क्या करता जाएगा, बड़ी बड़ी वैल्यूज देता जाएगा, मतलब पहले से बड़ी वैल्यू देगा, फिर दूसरी वैल्यू जब आप पुट करोगे तो फिर उससे बड़ी देगा। इसका मतलब bn मेरा इंक्रीजिंग ऑर्डर में है। अब bn अगर इंक्रीजिंग है, इसका मतलब bn मेरे पास मान लो कि इस रेंज में जाकर रुक गया, ठीक है? bn e को कन्वर्ज कर रहा था, तो bn हमारा यहाँ पे 0 से e के बीच में लाई कर रहा है, ठीक? अब यहाँ पे इसने क्या बोला, फर्स्ट स्टेटमेंट जो बी के बारे में इसने बोली कि देयर एग्जिस्ट एन सच दैट बी एन इज ग्रेटर देन एक्स। क्या कोई ऐसा एन एग्जिस्ट करेगा जिसके लिए बी एन मेरा एक्स से बड़ा होगा? एक्स को मैं ले लेती हूँ जहां पे बी एन मेरा कन्वर्ज कर रहा है, ई, तो एक्स को मैं ले लेती हूँ ई ही, ठीक है? एक्स को हम ई प्लस वन ले लो चाहे ई ले लो। क्या मुझे कोई ऐसा बी एन एन मिलेगा जिसके लिए बी एन ई से भी बड़ा हो जाएगा? नहीं, क्योंकि बी एन की जो रेंज है वो तो 0 से ई है,
ई से बड़ा तो वो कभी नहीं जा रहा, तो इसका मतलब थर्ड ऑप्शन हमारा गलत। सिमिलरली अगर हम कह रहे कि फॉर ईच एक्स बिलोंग्स टू आर देयर एग्जिस्ट एन सच दैट बी एन इज लेस देन एक्स, इसने फॉर ईच की बात करी है, तो हमारे पास एक्स को चूज करने की हमारे पास फ्रीडम होती है। हम एक्स को अपनी मर्जी से चूज करके वहां से ऑप्शन डिस्कार्ड कर सकते हैं। तो यहाँ पे इसने बात करी है फॉर ईच एक्स बिलोंग्स टू आर, तो देयर एग्जिस्ट एन सच दैट बी एन इज लेस देन एक्स। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, एक्स को जीरो के इक्वल पुट कर देते हैं। अब क्योंकि हमें पता है बी एन कभी भी जीरो से नीचे तो नहीं जाएगा, तो हमें जीरो से छोटा बी एन तो कभी नहीं मिल रहा, बी एन ऑलवेज पॉजिटिव है, तो इसका मतलब फोर्थ ऑप्शन भी हमारा हो गया गलत। तो इस ठीक है, इस तरीके से इसको सोचा जा सकता था। ठीक, तो ये हमारे पास 4 क्वेश्चंस थे सीएसआईआर नेट के। ठीक है, पार्ट बी के क्वेश्चंस थे। आई होप आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। सो थैंक यू वेरी मच।